लो बैक पेन बहुत कॉमन है आजकल और बहुत सारी हेल्थ कंडीशंस हैं जो हमारे लो बैक पेन को ट्रिगर करती हैं और उनमें से ही एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है जिसको हम बोलते हैं डिस्क हर्निएशन। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि डिस्क हर्निएशन क्या होती है, उसके कॉजेज़ क्या होते हैं, उसके साइंस और सिम्टम्स क्या होते हैं और किस तरह हम घर पर बैठ के उसको कंजर्वेटिवली मैनेज कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राशि शर्मा। मैं एक फ़िज़िकल थेरेपिस्ट हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, मुझको पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं अपलोड करती हूँ वीकली हेल्थ रिलेटेड वीडियोस, स्ट्रेचेस, एक्सरसाइजेस, कॉमन इंजरीज़ के लिए, कॉमन सिंड्रोम्स के लिए, जो आप अपने घर के कंफर्ट में बैठ के कर सकते हैं। बॉडी के सेंट्रल सपोर्ट स्ट्रक्चर को हम स्पाइन बोलते हैं। एक अडल्ट स्पाइन में टोटल 24 वर्टिब्रा होती हैं। हर एक वर्टिब्रा एक दूसरे से कनेक्टेड होती है और एक स्पाइनल कैनाल को फॉर्म करती है और वहीं से पास होता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारी बॉडी के मोटर और सेंसरी फंक्शन को कंट्रोल करता है। हर एक वर्टिब्रा के बीच में हमारी इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है। इंटरवर्टिब्रल डिस्क वर्क करती है एज अ शॉक एब्जॉर्बर। इंटरवर्टिब्रल डिस्क एक फाइब्रोकार्टिलेजिनस जॉइंट फॉर्म करती हैं ताकि वर्टिब्रा में थोड़ा सा मूवमेंट हो सके और वर्टिब्रा एक दूसरे से ग्राइंड ना करे। इंटरवर्टिब्रल डिस्क दो कंपोनेंट से मिलकर बनती है। आउटर पोर्शन जिसको हम बोलते हैं एन्युलस फाइब्रोसिस और इनर पोर्शन जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस पल्पोसस। डिस्क हर्निएशन तभी होता है जब यही दोनों कंपोनेंट्स न्यूक्लियस पल्पोसस और एन्युलस फाइब्रोसिस अपने बॉर्डर्स के बियॉन्ड एक्सटेंड हो जाते हैं और एडजेसेंट एरिया को कंप्रेस करने लगते हैं। डिस्क हर्निएशन का सबसे बड़ा रीज़न और सबसे पहला रीज़न है एजिंग। टाइम के साथ साथ इंटरवर्टिब्रल डिस्क में जो वाटर कंटेंट होता है वो लूज होने लगता है। इसी की वजह से जो सबसे ज़्यादा कॉमनली देखा जाता है डिस्क हर्निएशन वो 30+ एज में देखा जाता है। एजिंग के अलावा डिस्क हर्निएशन होता है किसी भी ट्रॉमा या फिर इंजरी की वजह से, या फिर रिपीटेटिव प्रोलॉन्ग सिटिंग की वजह से, या फिर रिपीटेटिव रॉन्ग पोस्चर की वजह से। लो बैक में सबसे ज़्यादा कॉमन होता है डिस्क हर्निएशन L4, L5 लेवल की वर्टिब्रल बॉडीज़ पर और उसके बाद सर्वाइकल डिस्क हर्निएशन कॉमन होता है C5, C6 और C6, C7 वर्टिब्रल बॉडीज़ के लेवल पे। डिस्क हर्निएशन में सबसे बड़ा और मेन सिम्टम है लो बैक पेन, जो कभी कभी रेडिएट भी करता है हमारे लेग में और देता है नमनेस और टिंगलिंग सेंसेशन, जो कि होता है शियाटिक नर्व कंप्रेशन की वजह से। उसके अलावा मस्कुलर वीकनेस और लॉस ऑफ रिफ्लेक्सेस भी बहुत इंपॉर्टेंट साइन है। आपके बाकी सिम्टम्स डिपेंड करते हैं कि आप किस स्टेज में हैं डिस्क हर्निएशन की। डिस्क हर्निएशन 4 स्टेजेस में डिवाइड होता है। स्टेज 1 स्टेज ऑफ डीजनरेशन, स्टेज 2 स्टेज ऑफ प्रोलैप्स, स्टेज 3 स्टेज ऑफ एक्सट्रूजन और स्टेज 4 स्टेज ऑफ सीक्वेस्ट्रेशन। इसमें स्टेज 1 और स्टेज 2 में इनकम्प्लीट डिस्क हर्निएशन होता है, जबकि स्टेज 3 और स्टेज 4 में कंप्लीट डिस्क हर्निएशन होता है। यूजुअली डिस्क हर्निएशन में हमारा एक ही लेग अफेक्टेड होता है, उसी में पेन या फिर टिंगलिंग सेंसेशन होती है। लेकिन अगर आपको दोनों पैरों में मसल वीकनेस है, आपको खड़े होने में प्रॉब्लम हो रही है, वॉक करने में प्रॉब्लम हो रही है, या फिर आपको यूरिनेट करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको इमीडिएटली अपने कंसल्टेंट डॉक्टर को दिखाना है। पास्ट मेडिकल हिस्ट्री बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए अगर आपको इंजरी या फिर ट्रॉमा हुआ हो आपके पास्ट में तो आप ज़रूर अपने कंसल्टिंग डॉक्टर को या फिर थेरेपिस्ट को बताएं। ड्यूरिंग फिजिकल एग्जामिनेशन फिजियोथेरेपिस्ट परफॉर्म करता है स्ट्रेट लेग रेस टेस्ट। इस टेस्ट में आपके हिप को
फ्लेक्स किया जाता है, नी को एक्सटेंडेड रखा जाता है। और अगर इस पोजीशन में आपके सिम्टम्स एग्रेवेट होते हैं, पेन बढ़ जाता है या फिर आपके थाइज में पेन रेडिएट होता है, तो वो डिस्क हर्निएशन को कंफर्म कर देता है। एक्सरे बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको रिसेंटली कोई ट्रॉमा हुआ है या फिर इंजरी हुई है, लेकिन एमआरआई एक बेस्ट चॉइस है ताकि पता चले कि डिस्क हर्निएशन कौन सी एग्जैक्टली स्टेज पर है और कितने एक्सटेंट तक हुआ है। फिजियोथेरेपी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है डिस्क हर्निएशन मैनेजमेंट में। सबसे पहले फिजियोथेरेपिस्ट आपको बताते हैं प्रिकॉशंस। सबसे पहला प्रिकॉशंस है अवॉइड हैवी वेट लिफ्टिंग। आपको कोई भी भारी सामान नहीं उठाना है। नंबर 2, अवॉइड फॉरवर्ड बेंडिंग। आपको डायरेक्ट अपनी कमर के बल नहीं झुकना है। अगर आपको नीचे बैठना है या फिर नीचे झुक के कुछ उठाना है तो सबसे पहले आप अपने नीज को बेंड करके नीचे बैठिए और फिर उठाइए। नंबर 3, आपकी स्लीपिंग पोजीशंस। स्लीपिंग पोजीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप भी डिस्टर्ब ना हो और साथ साथ आपकी स्पाइन पर भी एक्स्ट्रा प्रेशर ना पड़े। अगर आपको नहीं पता कि किस पोजीशन में हमें रात को सोना चाहिए, अगर हमें लो बैक पेन है और किस पोजीशन को हमें अवॉइड करना चाहिए, तो आप मेरी बेस्ट स्लीपिंग पोजीशन वाली वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन है तो आपको फिजियोथेरेपिस्ट सेशन लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। फिजियोथेरेपी सेशंस में आपको लंबर ट्रैक्शन, इंटरफेरेंशियल थेरेपी और शॉर्ट वेव डायथर्मी दी जाती है। अगर आपको लोकलाइज एरिया में बैक में कोई भी एक सराउंडिंग एरिया में बहुत ज़्यादा पेन है तो उसके लिए हो सकता है कि आपको आपका फिजियोथेरेपिस्ट अल्ट्रासोनिक थेरेपी भी दे। माइल्ड टू मॉडरेट पेन में 15 डेज फिजियोथेरेपी सेशन लेने के बाद काफ़ी आराम आ जाता है। और अगर आपको ज़्यादा पेन नहीं है तो आप अपने पेन को घर पे भी मैनेज कर सकते हैं। आप हॉट पैक्स यूज़ कीजिए फॉर 15 to 20 मिनट्स ट्वाइस अ डे। उसके बाद आप सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है एक्सरसाइजेस, बैक एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस। हमेशा याद रखिए कि डिस्क हर्निएशन में हमें बैक एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस करनी है। अगर आपको नहीं पता कि बैक एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस, तो मेरी पहली वीडियो जो है वो बैक एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस पर ही है। आप उसको फॉलो करके बैक एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस दिन में 2 बार कर सकते हैं। अगर कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट फेल हो जाता है तो डॉक्टर्स यूजुअली स्टेरॉइड्स या फिर सर्जिकल ट्रीटमेंट रिकमेंड करते हैं, लेकिन सर्जिकल ट्रीटमेंट के बाद भी आपको फिजियोथेरेपी की बहुत ज़रूरत है ताकि आपकी जो बैक मसल्स हैं वो स्ट्रेंथन हो जाएं और साथ साथ जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं डेली लिविंग की, उसमें आप इंडिपेंडेंट हो जाएं। डिस्क हर्निएशन कंफर्म होने से उसके ठीक हो जाने तक ये कंडीशन जितना हमें फिजिकली अफेक्ट करती है उतना ही हमें मेंटली और इमोशनली भी अफेक्ट करती है, क्योंकि ठीक होने के बाद भी अपनी बैक टू उस जॉब पर जाना जिस पोजीशन में हमारे वो सिम्टम्स एग्रेवेट होते हैं काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ठीक होने के बाद भी अपने पोस्चर को मेंटेन रखना। हमेशा याद रखिए कि हमारा ईयर हमारे शोल्डर के लेवल पे होना चाहिए। साथ साथ एक्सरसाइजेस करना, एक्सरसाइज बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी बैक स्ट्रेंथनिंग के लिए, मोबिलिटी के लिए, हमारी मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। तो इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, स्पेशली उन लोगों के साथ जिन लोगों को लो बैक पेन की प्रॉब्लम है और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।